फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने प्रॉपरली बात किया है, पदार्थ क्या है, उसके वर्गीकरण पर भी चर्चा किया है और हमने यह सीखा है कि जब पदार्थ के अंदर द्रव्यमान और भार होता है तो वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए वैज्ञानिकीय दृष्टिकोण से उसे मापना आवश्यक हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने पिछले चैप्टर में यह सीखा था कि मूल कुछ 7 भौतिक मात्रकों को हमने देखा था। आज हम लोग उन्हीं मात्रकों की परिभाषा एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूल मात्रकों की परिभाषाएं से। तो पहला हम हेडिंग लेंगे। पहला हम लोगों ने देखा था मात्रक मीटर, यानी कि एसआई आधार मात्रकों की परिभाषा में पहला हम लोग हेडिंग लेंगे 1 मीटर या मीटर कहते किसको है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के, ध्यान दीजिएगा, 1/299,792,458 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर कहलाती है। 1 मीटर कहलाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये डिफिनेशन हमने यहां लिखा, इसको समझते हैं इसमें क्या कहा गया। तो पहले तो जानिए कि प्रकाश निर्वात में, निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहां पे वायु बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता, पूरी तरह से वायु को, इसके भीतर से पूरी तरह से वायु को हम निकाल लेते हैं और इसको पूरी तरह से हमने निर्वात बना दिया, माने बिना वायु का बना दिया, यानी कि निर्वात युक्त शीशे का जार या पाइप, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब इसको समझिए। अब कह रहा है कि इसी निर्वात में प्रकाश 1 सेकंड के, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह आपका निर्वात पात्र है और यहां से प्रकाश को गुजरना है इस निर्वात के भीतर। ध्यान देना है कि 1 सेकंड के 1 इतने समय अंतराल में, यानी जो आप घड़ी की सुइयों को देखते हैं, उन घड़ी की सुइयों में जो सेकंड की सुई बड़ी वाली होती है, सेकंड की सुई, 3 सुई हम लोग देखते हैं, हम सेकंड की बना रहे हैं। ये सेकंड की सुई का एक बार चलने में, ठीक है, एक बार यानी 1 सेकंड। तो इस 1 सेकंड के भीतर, यानी कि इस 1 सेकंड के भीतर, जैसे मान लेते हैं, कल्पना करिए कि यह इतना 1 सेकंड समझने के लिए हमने माना, तो इस 1 सेकंड के भीतर 1/299,792,458, अब इसके भीतर पार्ट ऑफ बांटिए, 1 सेकंड के भीतर कितनी बार, इतनी बार 299,792,458 बार इसे कट करिए। उतनेवें समय में यह प्रकाश इस निर्वात के अंदर जहां तक चली, उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो, जहां तक चली, तराल में तय किए गए पथ, यहां से यहां तक, ये क्या है, इसका हम पथ कह लें। पथ, किसका पथ, तो ये प्रकाश का, ठीक है।
पथ, तो यहां से लेकर यहां तक के पथ को हम 1 मीटर कहते हैं। यानी कि यहां से हमने बता दिया कि इतना जो दूरी जो चली है वह 1 मीटर कहलाएगी। बहुत ही आसान है, फिर से आप समझिए इसको, बिल्कुल नहीं घबराना है, सीखिए इसको। बहुत आसान डेफिनेशन दे रखा है, कह रहा है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के, अब जैसे मान लीजिए एक सेव है आपके पास और 4 व्यक्तियों में बांटना है, तो उस एक सेव का हम लोग 4 भाग कर सकते हैं। ऐसे एक सेव है, इसका 4 भाग करना होगा तो हम ऐसे कर लेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। अब इसका 8 भाग करना हो तो 8 भाग भी करेंगे, ठीक है, इसका 8 भाग भी करेंगे, कल्पना करते रहिए। अब इसका 16 भाग करना हो, इसी का 32 करना हो, इसी का 64 करना हो, ठीक वैसे ही ये कह रहा है कि 1 सेकंड का इतनवा भाग, इतनवा यानी 1/299, 792, 458, इतने समय अंतराल में जो प्रकाश निर्वात के अंदर दूरी तय करती है, चलती है, उसे हम 1 मीटर कहते हैं या कहलाते हैं। हमने देखा, एक कल्पना किया पाइप की, शीशे की पाइप की, जिसे हमने निर्वात कर दिया, यानी कि पूरी तरह से वायु को हटा दिया। अब उसके भीतर प्रकाश की किरणों को जाते हुए दिखाया, और यह प्रकाश की किरण 1 सेकंड के इतनेवें समय में जितनी दूरी तय कर रही है उसी को 1 मीटर कह दिया गया। तो इस तरह से हमने पहला इसमें मीटर की परिभाषा देखा। अब हम दूसरी परिभाषा इसकी देखेंगे 1 किलोग्राम की। तो हेडिंग आप लेंगे 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की परिभाषा एनसीईआरटी में जो दे रखी है उसके अनुसार पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, उस राजधानी में एक जगह है सेवेरसन, और उसी जगह में एक ऑफिस बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं IBWM, यानी इसे हम कहेंगे इंटरनेशनल ब्यूरो एंड वेट एंड मेजरमेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजरमेंट, जो कि एक बाट माप का एक कार्यालय वहां पर स्थापित है। उसी कार्यालय में, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेवेरसन में जो कार्यालय IBWM बना है, उसी कार्यालय में प्लेटिनम और इरिडियम धातु की बनी एक सैंपल रखी हुई है। मान लेते हैं यह एक सैंपल है ऐसे, और यह सैंपल किसकी बनी हुई है? प्लेटिनम और इरिडियम धातु की बनी एक सैंपल रखी हुई है, ठीक है। तो इसी सैंपल के वेट, यानी कि इसी सैंपल के वेट, जो धातु का जो टुकड़ा रखा गया है सैंपल के रूप में, उसी का वेट यानी कि द्रव्यमान को ही 1 किलोग्राम मान लिया गया है, ठीक है। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, देखिए यहां लिखे हैं किलोग्राम, यह द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है, ठीक है। कहाँ रखे? पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। वही राजधानी में एक जगह है सेवेरसन, उसी में एक कार्यालय है IBWM का। इसी कार्यालय में एक धातु का टुकड़ा, प्लेटिनम इरिडियम धातु का एक टुकड़ा रखा गया है सैंपल के रूप में, और उसी का द्रव्यमान ही
1 किलोग्राम, माने वो वेट में जितना है उसी को मान लिया गया है 1 किलोग्राम। ठीक है, हमने अभी इस 1 किलोग्राम को कहाँ से लिया गया है देखा। इसके अतिरिक्त भी व्यवहार में हम 1 किलोग्राम की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, व्यवहार में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर अर्थात 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर में होता है जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। अर्थात सिंपल सी बात है कि 1 लीटर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर, 1 लीटर पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव्यमान होगा वही 1 किलोग्राम होता है। बहुत आसान। 1 लीटर, फिर से बता रहे हैं, 1 लीटर पानी का 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम होता है। लोगों ने मीटर के बाद किलोग्राम की परिभाषा को भी देखा। अब हम लोग तीसरा परिभाषा देखेंगे, समय यानी सेकंड। तीसरा मात्रक सेकंड। तो जैसा कि लिखा है, यह समय का मात्रक है। ये तो बातें समझ में आ रही है, सेकंड समय का मात्रक है। अब इसे कैसे माना गया है इसको देखते हैं। 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी, एटॉमिक क्लॉक इसे जानना है, में सीजियम परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है, तो उसे मान लिया गया 1 सेकंड। अब आपके दिमाग में ये कुछ बातें समझ में नहीं आई हो, इसको समझते हैं। देखिए, पहली बात तो जानिए कि ये परमाणु घड़ी यानी एटॉमिक क्लॉक एक घड़ी है जो एग्जैक्ट समय बताती है, पहली बात। दूसरी बात, इस परमाणु घड़ी के अंदर सीजियम परमाणु लगे हैं। ठीक है, इस परमाणु घड़ी के भीतर सीजियम परमाणु हैं। ठीक है, अब यही कह रहा है कि इसके भीतर जो सीजियम के परमाणु हैं वो इतनी बार, इतना कंपन कर रहा है, माने इतना कंपन करने में जो समय हो रहा है वो 1 सेकंड हो रहा है, तो उसी को मान लिया गया। समझ में आया? यानी परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है, इसी को 1 सेकंड कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मीटर की परिभाषा देखा, किलोग्राम की परिभाषा देखा, किलोग्राम की व्यवहार में भी देखा, और फ्रांस में पेरिस में जो ऑफिस के अंदर जो एक धातु का टुकड़ा रखा गया उस आधार पर भी देखा, व्यवहार में भी देखा, और एक ये परमाणुवीय स्केल पर भी होता है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, ये छूट गया था, इसको भी समझ लेते हैं। इसके अतिरिक्त यानी कि 1 किलोग्राम की परिभाषा परमाणुवीय स्केल के आधार पर हम देखेंगे। परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 C12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणु के तुल्य होता है। यहाँ छूटा हुआ है के द्रव्यमानों के तुल्य होता है। यहाँ द्रव्यमान बढ़ा लेंगे कि द्रव्यमानों के, क्या द्रव्यमान के तुल्य होता है, द्रव्यमानों के तुल्य होता है, द्रव्यमान के तुल्य होता है। ठीक है, अब ये सही परिभाषा हुआ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम, हम कार्बन को जानते हैं एक तत्व है। ठीक है, कार्बन क्या है? एक तत्व है। इस कार्बन के भीतर कुल 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणु होते हैं। समझ में आ रहा है? कार्बन एक तत्व है, इस तत्व के भीतर
5.0188×1025 परमाणु होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन के भीतर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, इतनी होती है। ये ठीक है। तो इन कुल परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वही 1 किलोग्राम कहलाता है। कितनी आसान परिभाषा है, फिर से समझ लो। 1 किलोग्राम परमाणु स्केल पर हम किसे कहेंगे, तो कार्बन एक तत्व है और यह कार्बन जितने परमाणुओं से, फिर से जितने परमाणुओं से बना है, कितना है, इतना परमाणु से, इनका ही द्रव्यमान क्या कहला जाता है, 1 किलोग्राम कहलाता है। ठीक है। अब हम मात्रकों में अगले मात्रक, चौथे मात्रक की चर्चा करेंगे। 1 एम्पियर हेडिंग करिए इसकी। तो यहां पे देखिए, पहली बात कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, यह विद्युत धारा का मात्रक यानी कि जिसमें करंट फ्लो होता है। अब 1 एम्पियर कहते किसको है, इसको समझना है। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में, ध्यान दीजिए, एक मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे व समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। लंबा पढ़ दिया, कहोगे समझ में नहीं आया, चलो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहली बात कि इसमें 1 मीटर की दूरी पर, ये पहले पूरा मैं इस एरिया को मान लूं निर्वात है, क्योंकि ये कह रहा है कि निर्वात में, ठीक है, निर्वात में। अब यहाँ पे हम एक चालक तार की कल्पना करें, मान लेते हैं ये एक चालक तार है और ये डॉट 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 ऊपर बढ़ा रहे हैं, मतलब ये इनफाइनाइट, ऐसे 2 समांतर चालक की बात कह रहा है, वैसे हम ऐसे कर दें, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट बहुत बड़ा तार, बहुत लंबा तार यहाँ लिखा हुआ है, 2 सीधे लंबे व समानांतर, ये एक सीधा 2 सीधा लंबे समानांतर एकदम दोनों ऐसे। ठीक है। अब इनके बीच की दूरी भी कह रहा है कुछ, देखिए 1 मीटर की दूरी पे। तो अब हम यहाँ दिखा दें इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर की दूरी पे। ये सारा प्रक्रम क्या है भाई, तो ये निर्वात है, याद रखना। यानी यहाँ वायु नहीं है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। उसी में कह रहा है कि अब यहाँ पे दिखाया गया है कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित है, मतलब हम मान लेते हैं कि इसमें धारा आई इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो अब डिफिनेशन को आप समझिए, कह रहा है कि 2 सीधे लंबे व समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर, यानी कि धारा 1 एम्पीयर की, यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर इन तारों के बीच, माने ये मैंने बताया कि ये इनफाइनाइट है, बहुत लंबा है, तो कह रहा है कि प्रति मीटर मीटर का भी डिफिनेशन हमने देखा है, प्रति मीटर माने इन तारों में प्रति मीटर पर के बीच इतना न्यूटन, यानी कि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन क्या लग रहा है, बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है। प्रति मीटर इतने न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो उसे इसने क्या कह दिया, 1 एम्पियर बोल दिया। ठीक है, पढ़ के समझ लो और इसे देखो।
1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में हमने ये पूरा निर्वात माना 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे 1 और 2 सीधे लंबी व समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर माने हई 1 एम्पियर यानी कि जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है होने पर प्रत्येक तार की प्रत्येक माने हई एगो तार की प्रति मीटर ठीक है लंबाई पर तारों के बीच यानी कि प्रति मीटर माने इतनी लंबाई पर ठीक है तारों के बीच माने इतनी दूरी पर इतना बीच में ठीक है इतने न्यूटन का बल उत्पन्न होता है उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है मात्रकों में 5वें मात्रक केल्विन की चर्चा करेंगे। केल्विन और केल्विन को समझते हैं। जल के त्रिगुण बिंदु। अब ये त्रिगुण बिंदु क्या होता है? जल के त्रिगुण बिंदु के 1/273.6 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि जल का त्रिगुण बिंदु क्या होता है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। त्रिगुण बिंदु जल का एक ऐसा बिंदु त्रि यानी कि जो तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस पर एग्जिस्ट करे, ठीक है, उसे त्रिगुण बिंदु कहते हैं। के इतनवे भाग को 1 केल्विन कहते हैं। पहली बात कि केल्विन ताप का मात्रक है, टेम्परेचर का मात्रक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ऐसे ही बता दिया और आपने सुन लिया, इसको थोड़ा और क्लियर किया जाए। तो प्यारे बच्चों, जल के त्रिगुण बिंदु का मतलब आप ऐसे समझिए कि यह एक ऐसी टेम्परेचर की बात हो रही है जिस पर पदार्थ की जो तीनों अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, वो एग्जिस्ट कर जाती है। तो आपके दिमाग में आएगा कि वो कौन सी ऐसी अवस्था है जिस पर तीनों एग्जिस्ट करती है, ले लेती है। तो इसको समझने के लिए हम फिलहाल यहाँ इतना ही समझेंगे कि वह टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस होती है जिस पर ये तीनों अवस्थाएं एग्जिस्ट कर लेती हैं, और इसी डिग्री सेंटीग्रेड के 1/273.167 भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। केल्विन को जानने के बाद छठे मात्रक मोल को परिभाषित करेंगे। मोल क्या होता है? वैसे तो मोल के बारे में हम आगे भी अध्ययन करने वाले हैं, यहाँ थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, यह पदार्थ की मात्रा दर्शाने के लिए मूल SI इकाई है। पदार्थ की मात्रा दर्शाने के लिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हम जानते हैं 1 दर्जन में कितने कुल संख्या होते हैं, तो 12 हम बोलते हैं। ठीक वैसे ही यह मोल है। जैसे 1 दर्जन शब्द कहा गया, वैसे ही 1 मोल पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। 1 मोल केला, 1 दर्जन केला, 1 मोल पदार्थ। तो 1 दर्जन केला, ये हमें मालूम है 12 ठो केला। अब पदार्थ की मात्रा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए SI ने क्या बनाया? मोल बनाया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1 मोल वह संख्या है, ध्यान दीजिए, जिसका मान कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। अच्छा, यह मान 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। मतलब अभी मैंने बताया 1 दर्जन बराबर 12, वैसे 1 मोल बराबर इतना।
तो अब ये कहां से आ रहा है? तो ये कार्बन 12 के इतना किलोग्राम यानी 0.012 किलोग्राम जितने परमाणु उपस्थित हैं उसकी संख्या के बराबर एक मोल होता है। वह संख्या कितनी है? वह संख्या 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मोल है। हालांकि अभी हमें इसके बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा, फिलहाल इसको यहाँ इतना देखिए और समझिए। अब लास्ट में 7वां जो मात्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैंडिला कहते हैं। तो चलिए कैंडिला देखते हैं। एक कैंडिला, पहली बात, यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तीव्रता का मात्रक है। और एक कैंडिला मानक स्रोत वैसे ही कि खुले मुख के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की तीव्रता का 1/60वां भाग है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। ठीक है, माने इसको कह रहा है कि खुले मुख। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें और भी कुछ डीप चलना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई स्पेस है, उसका इतना 1 वर्ग यहाँ पे ये खुला है, यहाँ लिखा 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से जो तीव्रता ये निकल रही है, समझने के लिए हम मान रहे हैं। अब उसी में कह रहा है कि उस 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की तीव्रता का माने इसमें का 1/60, इसका 1/60वां भाग है। इसका जो तीव्रता इसमें से निकल रही है, माने जो ज्योति निकल रही है उसका 1/60वां भाग को हम एक कैंडिला कहते हैं। तो ऐसे हमने 7 मूल मात्रकों के बारे में अध्ययन किया। अब हम अगले अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न गुणक पूर्वलग्न की। ठीक है।